तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस बेस पर जो कोलाइड्स होते हैं उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, एक होंगे मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स, और जो थर्ड टाइप है और वो है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। तो देखो बच्चों, ऐसे कोलाइड्स जो किसी सब्सटेंस के बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स के एग्रीगेशन से या एग्रीगेट होने से बनते हैं। ओके, उनको बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। पता भी चल रहा है इस नेम से भी कि मल्टी मॉलिकुलर मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ कोलाइड। यही लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। कि एक ऐसा कोलाइड जिसमें किसी सब्सटेंस के बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एग्रीगेट होते हैं और एक कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गोल्ड सॉल हो गया, या जितने भी मेटल सॉल होते हैं, पेंट्स होते हैं, वो सब इसी में आते हैं। ठीक इसी तरह से सल्फर सॉल, मेटल में पेंट्स, वही मैंने बताया आपको। तो जितने भी इनऑर्गेनिक कोलाइड्स आपको दिखते हैं, चाहे वो मेटल का हो, सल्फाइड का हो, सल्फर का हो, चाहे वो है ना चारकोल का हो, ये सब इसी मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में आएंगे। मीन्स यहाँ पर और भी आ सकते हैं जैसे कि ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बन ब्लैक, ये सब किस में आएंगे बच्चों, इसी तरह के मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स में। तो जितना भी इनऑर्गेनिक कोलाइड्स आपको दिखता है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स दिखता है, वो सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर दूसरा होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो देखो, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स मींस जो सब्सटेंस का पार्टिकल है वो अपने आप में इतना बड़ा साइज का होता है कि वो एक कोलाइडल रेंज में आ जाता है। ओके, यही लिखा है कि मैक्रोमोलिक्यूल एक्ट एज अ कोलाइडल पार्टिकल बिकॉज साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन द कोलाइडल रेंज। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल समझते हो आप, जैसे पॉलीमर हो गए, ठीक है, तो इसमें आते हैं ये कि मैक्रो मॉलिक्यूल एक्ट एज अ कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि इनकी साइज जो है कोलाइडल रेंज की होती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑर्गेनिक कोलाइड्स। ऑर्गेनिक कोलाइड्स में जैसे कि प्रोटीन हो गए, है ना, सेलुलोज हो गया, स्टार्च है, एंजाइम है। पॉलीमर्स में आ जाओ जो आर्टिफिशियल होते हैं, पॉलीथीन है, जिलेटिन है, इसके अलावा एल्बुमिन है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि एक कोलाइडल साइज में या उसकी रेंज में आ जाते हैं। इसलिए सिंगल पार्टिकल ही अपने आप में एक कोलाइडल पार्टिकल का, ठीक है, वर्क करता है। तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स, या इन्हीं को बोलते हैं मिसाइल्स। तो देखो बच्चों, एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसाइल्स होते क्या हैं, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे सोप एंड डिटर्जेंट, अगर इन्हें लो कंसंट्रेशन में रखा जाए, मींस वाटर में डिसॉल्व किया जाए और इनकी कंसंट्रेशन लो रखी जाए, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें हायर कंसंट्रेशन में ले लें, एक इनकी लिमिट आती है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन लिमिट, CMC, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। अगर उस कंसंट्रेशन से ऊपर कर दिया जाए इनकी कंसंट्रेशन को, तो ये एक कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगते हैं। मींस इनके पार्टिकल्स एग्रीगेट होके एक बड़ा साइज का कोलाइड बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिसाइल। तो यही लिखा है कि द सब्सटेंस विच सो बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट in water at low concentration but as
हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, द एग्रीगेट पार्टिकल इज कॉल्ड मिसाइल। समझ गए ना कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में एग्रीगेट होकर और एक कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं जिसे बोलते हैं मिसाइल, या उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। तो ये सब्सटेंस होते हैं जैसे सोप एंड डिटर्जेंट्स। अगर इन्हें हम लो कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं तो ये वाटर में कंप्लीट सॉल्यूबल होकर एक ट्रू सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दोगे तो इनमें जो है कोलाइडल पार्टिकल बनाने की टेंडेंसी होती है, और ये उस समय जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तब ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह वर्क करते हैं। तो इनको बोला जाता है, ये जो कोलाइड्स बनते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इनको बोलते हैं मिसाइल्स। इसके एग्जाम्पल हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप तो आप जानते हैं कि जो हायर फैटी एसिड्स हैं उनके सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट हो गया, सोडियम पामीटेट हो गया। ठीक इसी तरह से डिटर्जेंट में चले जाओ तो ये है सोडियम लॉरिल सल्फेट, है ना, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरह के ये डिटर्जेंट्स होते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं, तो इनमें एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन मिसाइल बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इनमें आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब मैं यहाँ पर एक टर्म आया है क्रिटिकल मिसलर या मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन CMC। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है तब तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दी जाए तो एक ऐसी लिमिट आती है कॉन्सेंट्रेशन की जिसके ऊपर ये जो सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं ये बन जाते हैं मिसाइल्स, और उसके नीचे ये, ठीक है, कैसा बिहेव शो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। तो यही कॉन्सेंट्रेशन लिमिट कहलाती है क्या, क्रिटिकल मिसाइल्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि द कॉन्सेंट्रेशन अबव विच मिसाइल्स कैन बी फॉर्म्ड इज कॉल्ड CMC एंड टेम्परेचर above which missiles can be formed called Croft temperature। समझ गए ना कि हर एक सोप एंड डिटर्जेंट की अपनी एक CMC लिमिट है और एक क्राफ्ट टेम्परेचर होता है जिसके नीचे वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, और उसके ऊपर वो किसकी तरह, एक कोलाइडल सॉल्यूशन या एक मिसाइल की तरह वर्क करता है। उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे सोप और डिटर्जेंट का जो CMC होता है वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर का होता है। मीन्स अगर इस लिमिट से नीचे रखा जाएगा, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट के, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इस लिमिट से ऊपर कर दोगे तो वह एक मिसाइल बना लेगा। तो इस तरह से CMC का जो है लिमिट होता है। अब हम आते हैं कि मिसाइल बनते क्यों हैं। मीन्स जो सोप एंड डिटर्जेंट्स होते हैं वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन में एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं तो यही एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखो बच्चों, जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं ये एम्फीफिलिक होते हैं। एम्फीफिलिक नेचर के मतलब इनमें लायोफोबिक और लायोफिलिक दो टर्मिनल होते हैं। लायोफोबिक टर्मिनल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये वाटर रिपेलिंग होती है, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिक टर्मिनल। ठीक है, कि ये जो पूरी ये चेन दिख रही है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी चेन है, CH2 ग्रुप से बनी है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाटर रिपेलिंग होते हैं, मीन्स हाइड्रोफोबिक होते हैं। और जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे माइनस है और ये प्लस है, तो ये एक पोलर टर्मिनल है और ये हाइड्रोफिलिक टर्मिनल कहलाता है, क्योंकि ये वाटर लविंग होता है, मीन्स वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकता है वाटर के साथ। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टर्मिनल्स दोनों हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली बोला जाएगा एम्फीफिलिक। ओके, अब क्या होता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन कम रखी जाती है, ठीक है, तब इनमें हाइड्रोफोबिक जो इंटरैक्शन है वो हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन से कम होती है, और ऐसे में जो ये
इलेक्ट्रोलाइट है मींस ये सोप पार्टिकल है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, अच्छी तरह फैल जाता है, और इसीलिए सॉल्यूशन जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। मींस हम ये कहें कि जब ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट, तब उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनमें हाइड्रो, ठीक है, फोबिक एक्शन है, ये होती है कम किससे, हाइड्रोफिलिक एक्शन। ये ध्यान रखें, जब ये एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में होते हैं, जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट में होते हैं, मींस इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्शन शो करते हैं, तब ध्यान रखें कि जो सोप या डिटर्जेंट है इनका हाइड्रोफोबिक एक्शन इनके हाइड्रोफिलिक एक्शन से क्या है, कम होता है, और ये क्या हो जाते हैं ऐसे में, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, इस रीजन से ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब है सोप या डिटर्जेंट की आप कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं, तब ऐसे में ये जो टर्मिनल हैं हाइड्रोफोबिक टर्मिनल, इनका भीड़ हो जाती है, और जैसे ही ये हाइड्रोफोबिक एक्शन हाइड्रोफिलिक एक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तब ये बन जाते हैं क्या, कोलाइड। मतलब अगर हम ये कहें कि इनकी कोलाइडल स्टेट आती है, तो ये उस समय किस तरह से, तो जब कोलाइडल स्टेट आती है, ठीक है, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रो, ठीक है, फोबिक एक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है किससे, हाइड्रोफिलिक एक्शन से। अब क्या होगा कि जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि हाइड्रोफोबिक एक्शन जो है हाइड्रोफिलिक एक्शन से ज़्यादा हो गई, तो ये जो टर्मिनल है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक टर्मिनल है, वो आपस में ही उलझ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह से जो कोलाइड पार्टिकल या मिसाइल बन रहा है उसकी कोर की साइड में, ठीक है, कोर की तरफ ये जो हाइड्रोफोबिक टर्मिनल है वो अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि वाटर रिपेलिंग है, तो वाटर से बचने के लिए वो क्या करेगा, कोर की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है, और इस तरह से बाहर की तरफ जो हाइड्रोफिलिक टर्मिनल है, मींस कार्बोक्सिलेट ग्रुप या सल्फेट ग्रुप, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है हम ये कहें कि यहाँ पर जो है ये वाटर के साथ अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। मतलब ये वाला जो टर्मिनल है बाहर वाला, यहाँ पर एक वाटर लेयर बन जाती है इस तरह से, और ये बहुत सारे सोप पार्टिकल इकट्ठे हो के और इस तरह का मिसाइल बनाते जाते हैं, और यही क्या बन जाता है, कोलाइडल पार्टिकल। तो यही लिखा है देखो कि सोप और डिटर्जेंट्स आर एम्फीफ्लिक इन नेचर, therefore lyophobic terminal oriented towards core of missile and lyophilic terminal towards surface periphery of colloid। समझ गए ना कि इस तरह से कोलाइड जब बनता है, तो जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, कम और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन ज़्यादा थी, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहे थे, और जब कोलाइडल स्टेट आई, मींस यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CMC से ज़्यादा हो गई, तब क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई और हाइड्रोफिलिक कम। ऐसे में जो ये हाइड्रोफोबिक टर्मिनल्स थे वो ओरिएंटेड हो जाते हैं सेंटर की तरफ, और एक गुच्छा बन जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है इनका हाइड्रोफिलिक टर्मिनल, और यही बनता है क्या बच्चों, मिसाइल। तो इस तरह से मिसाइल का फॉर्मेशन होता है CMC कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर। तो यहाँ तक अच्छी तरह बात समझ गए। अब एक और बचता है क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट। तो साबुन हो या डिटर्जेंट, वो क्लीनिसिंग एक्शन कैसे शो करते हैं, मींस उनमें क्लीनिंग एक्शन कैसे आती है, वो डर्ट को कैसे हटाते हैं। तो देखो बच्चों, पहले एक समझे कि ये है क्लॉथ सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, क्लॉथ सरफेस, और ये क्या है, डर्ट है, ठीक है। तो डर्ट पार्टिकल जो होता है जनरली ऑयल या ग्रीस में जब क्या हो, डर्ट आ जाती है, मतलब डस्ट आ जाती है, तो इस तरह से एक पार्टिकल ये बन जाता है, इस तरह से कपड़े की सरफेस पे चिपक जाता है, और उसे हम बोलते हैं मैल या डर्ट, यही लिखा है। और ओके, अब आप यहाँ पर मान लो आपने सोप या डिटर्जेंट यूज़ किया, तो सोप या डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक टर्मिनल है वो
जो डर्ट पार्टिकल है, ऑयल या ग्रीस है, उसके अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ये लिपिड है या फैट है या ऑयल है, उसमें ये जो हाइड्रोफोबिक टर्मिनल है वो इसमें सॉल्युबल होगा। ठीक है। और वाटर जो ये वाला टर्मिनल है हाइड्रोफिलिक, वो बाहर की तरफ रहेगा। और इस तरह से एक डर्ट पार्टिकल में बहुत सारे सोप, डिटर्जेंट जो भी है, उनके पार्टिकल्स इस तरह से उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं और बाहर की तरफ आ जाता है क्या, इनका हाइड्रोफिलिक टर्मिनल, और ये वाटर के साथ मिल जाता है और इस तरह से डर्ट पार्टिकल एक मिसाइल बना के सरफेस से अलग हो जाता है। तो यही लिखा है कि इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल इन विच हाइड्रोफोबिक टर्मिनल ऑफ सोप प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ऑयली डर्ट पार्टिकल, इसमें अंदर की तरफ वो हो जाएगा, ओरिएंटेड हो जाता है, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रोजेक्टेड टूवर्ड एक्सटर्नल वाटर मीडियम। और इस तरह से जो हाइड्रोफिलिक टर्मिनल है वो बाहर के वाटर मीडियम की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है, विच इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम क्लॉथ सरफेस, और एक मिसाइल बन जाता है। और ये मिसाइल पार्टिकल वाटर के साथ बॉन्डेड होके, हाइड्रोजन बॉन्डेड होके, और इस तरह से खिंच के क्या हो गया, सरफेस से हट गया, और वाटर, और इस तरह से सोप में क्लीनिशिंग एक्शन आ जाती है। तो ये है क्लीनिशिंग एक्शन, समझ गए ना। क्लीनिशिंग एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल, इसमें मिसाइल बनता है। क्यों? क्योंकि सोप और डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक टर्मिनल डर्ट से बंध जाता है और हाइड्रोफिलिक बाहर वाटर से, और डर्ट पार्टिकल एक मिसाइल में चेंज होके और वाटर के साथ बॉन्डेड होके सरफेस से हट गया, और इस तरह से सरफेस जो होती है वाटर की वो क्लीन हो जाती है। तो ये थे पार्टिकल साइज के बेस पर आपने देखा क्या, कोलाइडल सिस्टम। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अभी हम। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, सरफेस में चलना है। अब यहाँ से आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, कि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे होती है। अब ध्यान से देखें कि जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, उनके सॉल्यूशन की कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। उनको सीधा डिस्पर्सन मीडियम में रखा जाए और जरा सा हीटेड कर दिया जाए या स्टरर कर दिया जाए और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर हमें लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाना है, मींस लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तब हमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज करनी होती हैं। तो यही मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ लिखा है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक फोबिक सॉल, या ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो इसमें पहली मेथड है बाय केमिकल मेथड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ये फॉर्मेशन हो रहा है ये है, ठीक है, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो केमिकल मेथड में जैसे पहली है डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनिक ऑक्साइड में जब H2S गैस पास की जाती है तो आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिवली चार्ज्ड क्या बनता है, सॉल। तो ये एक केमिकल मेथड है, डबल डिकम्पोजिशन से बनाया गया है। फिर है ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें SO2 और H2S जब इनकी एक्शन कराई जाती है तो H2S इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होकर सल्फर का सॉल बनाता है। तो ये भी एक केमिकल मेथड हो गई। ठीक इसी तरह से रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें गोल्ड का सॉल बनाया जाता है। गोल्ड क्लोराइड ले लिया जाए और फॉर्मल्डिहाइड से इसको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। तो इस तरह से क्या बनता है हमारा गोल्ड सॉल, मतलब है AlCl3 प्लस ये हो गया, तो हो गया 2A प्लस HCl6HCl, है ना। और टोटल वाटर मॉलिक्यूल चाहिए है तो ये हो गया 3H2O। तो इस तरह से हम गोल्ड को, क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, तो गोल्ड सॉल बनता है। ठीक इसे फेरिक क्लोराइड को
हाइड्रोलाइज्ड किया जाए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है, बाद में फेरिक क्लोराइड और मिला दिया जाए तो ये एक फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस हो रही है, यहाँ रिडक्शन हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, चाहे वो सल्फाइड का हो, सल्फर गोल्ड हो, बाद में यही मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। समझ गए ना? तो ये मेथड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। दूसरा है पेप्टाइजेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है इसमें। पेप्टाइजेशन मीन्स होता है कोलाइडल जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, उनका फ्रेश प्रेसिपिटेट लिया जाता है, और इस फ्रेश प्रेसिपिटेट को जो है क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स पेप्टाइजर में डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और अपनी सरफेस पे पेप्टाइजर के आयंस को एब्जॉर्ब करता है, और इस तरह से जो प्रेसिपिटेट है वो कोलाइडल स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यही लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स बाय शेकिंग इट विद dispersion medium in the presence of electrolyte means peptizing agent is called peptization। बात समझ गए ना कि एक फ्रेश प्रेसिपिटेट लिया जाए किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, सॉरी उसका जिसका कोलाइडल सब्सटेंस का, और उसको क्या किया जाए, एक डिस्पर्सन मीडियम में रखा जाए जिसमें एक थर्ड कंपोनेंट होता है, और वो थर्ड कंपोनेंट कहलाता है पेप्टाइजर। तो उस पेप्टाइजर में रख के और अच्छी तरह से स्टेरर कर दिया जाता है, इसको सेकिंग की जाती है, तो ऐसे में जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो पेप्टाइजर होता है, कि जो पेप्टाइजर है उसमें कॉमन आइन, ऐसा आइन जो पेप्टाइजर में भी हो और जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है उसमें भी होना चाहिए। तो दोनों जो कॉमन आइन होता है वो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है, जिससे एक चार्ज्ड लेयर बन जाती है। ये क्या बन गई, चार्ज्ड लेयर, और इस लेयर के चार्ज के कारण ही ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स आपस में नहीं मिलते, उनका एग्रीगेशन नहीं होता, और ये बन जाता है एक कोलाइडल पार्टिकल मींस कोलाइडल स्टेट में। तो यही लिखा है कि द कॉमन आइन ऑफ पेप्टाइजर एंड कोलाइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल सरफेस। तो जो पार्टिकल पेप्टाइजर में और कोलाइडल पार्टिकल में जो कॉमन होता है वही कोलाइडल सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, और इस तरह से जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पर एक चार्ज लेयर बन जाने के कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं पूरे सिस्टम में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, और ये बन जाता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये कहलाती है पेप्टाइजेशन। देखो जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड को NaOH के एक्सिस में रखा जाए, ठीक है, एक्वस, ये रखा जाए क्या, एक्सिस में, तो आप देखोगे फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पर OH आयन एडजॉर्ब हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी OH है और फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी OH है, तो ये जो कॉमन OH आयन है यही फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है, और एक चार्ज्ड मींस निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल फेरिक हाइड्रोक्साइड का बन गया। ठीक इसी तरह से अगर हम फेरिक क्लोराइड, ठीक है, लिया जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड को और फेरिक क्लोराइड के एक्सिस में रखा जाए, ठीक है, तो इसमें फेरिक आयन जो है कॉमन होगा और वो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पर एडजॉर्ब होकर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल बना लेता है। तो इस तरह से ये है पेप्टाइजेशन। समझ गए ना कि फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलाइडल स्टेट में चेंज करना, किसकी प्रेजेंस में, पेप्टाइजर की। तो पेप्टाइजर के जो कॉमन आयन है मींस जो प्रेसिपिटेट में भी है और पेप्टाइजर में, वो कॉमन आयन प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स की सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, एक चार्ज्ड लेयर बनाता है, और ऐसे में ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से नहीं मिलते और पूरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। जैसे अभी आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड को देखा, NaOH में रख दें तो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है, फेरिक क्लोराइड के एक्सेस में रख दें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव चार्ज वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Fe3+ आयन कॉमन है, वो एडजॉर्ब हो रहा है इस तरह से। तो ये है पेप्टाइजेशन। फिर होती है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और वीडिक्स आर्क मेथड। ध्यान रखें इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में मींस मेटल पॉलिश बनाने में किया जाता है। समझ गए ना? इसमें जो है क्या किया जाता है, जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को डिस्पर्सन मीडियम में क्या किया जाता है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क लगाया जाता है। ऐसे में क्या होगा
कि दोनों के बीच में जब आर्किंग होगी, मीन्स उसमें जब एक डिस्चार्जिंग होगी, तो ये मेटल रॉड इस हीट के कारण क्या होने लगती है, वेपर स्टेट में आती है, और उनके जो पार्टिकल्स हैं मेटल के वेपर फेज के, वो डिस्पर्सन मीडियम में इस तरह से फैलते जाते हैं, और धीरे धीरे मेटल जो है टोटली किसमें चेंज हो जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। कि वह ठीक है कि ब्रीडिंग आर्क मेथड में कि कोलाइडल, इस मेथड से ये लिखा है कि वाई दिस मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक एज AU, AgPt एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड। इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल इमर्ज्ड in dispersion medium. The metal particles are dispersed in medium and form colloidal solution which is stabilized by addition of NaOH और किसी other electrolyte। समझ गए ना कि मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इस मेथड का यूज होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाकर उनके बीच में स्ट्रक किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क से। इससे मेटल का वेपोराइजेशन होता है और वो पूरे डिस्पर्सन मीडियम में धीरे धीरे उसके पार्टिकल बिखर जाते हैं। इस सॉल्यूशन को स्टेबल बनाने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जो कि NaOH या KOH इस तरह से, और वो जो छोटे छोटे से मेटल के पार्टिकल्स हैं उनको उनकी सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, और इस तरह से एक स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन मेटल का बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर ये जो आइस लगा दी जाती है ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा ना रहे, नहीं तो इनका प्रेसिपिटेशन हो सकता है, और इस तरह से ये है डिसइंटीग्रेशन मेथड। बात समझ गए ना। तो इस तरह से कुल मिला के यही हमारे अभी सिलेबस में है जो कि मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए। फिर एक और ले लेते हैं टॉपिक, और ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो देखो बच्चों, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं मेथड से, अभी आपने देखा ऊपर, वो 100% प्योर नहीं होते, उनको प्यूरिफाइड किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मीन्स उसमें जो भी आयनिक इम्प्योरिटीज़ हैं या जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या पेप्टाइजर्स हैं उनको हटाया जाता है। तो इनको हटाना ही एक प्यूरिफिकेशन है, जिसमें पहली मेथड है डायलाइसिस। देखो, डायलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इम्प्योरिटी पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सिस्टम, मीन्स आइंस जो होते हैं, उनको डिफ्यूजन मेथड से हटाया जाता है। समझ गए ना कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ, ठीक है, मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ suitable membrane and apparatus used for this purpose is called dialysis। ठीक है, the apparatus dialyzer। तो इसमें जो apparatus यूज होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये है डायलाइजर। तो यहाँ पर जो है डायलाइजर यूज होता है। तो ये है हमारा। देखो, इस मेथड में क्या करते हैं कि जिस कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें क्या करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, उसको एक डायलाइजर में रख दिया जाता है जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या कहें कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगी होती है। तो जो इम्प्योरिटी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के कहाँ आ जाते हैं, पानी में, डिफ्यूजन से। और ये फ्रेश वाटर लगातार इसमें सप्लाई रखी जाती है ताकि आयन दोबारा रिवर्स होकर अंदर ना जाएं और वो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। समझ गए ना। तो ये जो लगा हुआ है, ये बॉटल शेप दिख रहा है, ये एक डायलाइजर है। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, ये इम्प्योरिटीज हैं। तो इस तरह से समझ गए ना कि एक ऐसी मेथड जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम किसी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसे बोला जाता है डायलाइसिस। इसके लिए जो अपरेटस यूज होता है उसको बोला जाता है क्या बच्चों, डायलाइजर। समझ गए ना। तो यहाँ पर ये जो है डायलाइजर बना हुआ है। फिर एक होता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोडायलाइसिस भी यूज होती है। तो क्या होता है कि जो सिंपल डायलाइसिस है, ये वाला, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। ऐसे में क्या किया जाता है कि डायलाइजर के दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं तो ऐसे में क्या होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, आयनिक इम्प्योरिटीज़, वो बहुत फास्ट निकल आती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स लगा देने से उनका अट्रैक्शन होगा अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ और ये इम्प्योरिटीज़ निकल के क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये जो है कोएगुलेट हो सकता है। कौन, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर ये सारे आयन हट गए तो ये कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस में जो आयन एडजॉर्ब हैं वो भी बाहर निकल सकते हैं और ऐसे में कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से
इस प्रोसेस को किया जाता है। तो डायलिसिस कैन बी मेड बाय फास्टर बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द इम्प्योरिटीज ओनली इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्प्योरिटीज हैं केवल, तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है और बहुत ही कंट्रोल कंडीशन में। तो समझ गए ना डायलिसिस। तो इस तरह से इलेक्ट्रोडायलिसिस और ये सिंपल, तो ये जो है सिंपल डायलिसिस है और ये क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। और एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है या एनिमल मेम्ब्रेन है, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती और ज़्यादा बड़े नहीं होते। तब ऐसे में क्या होता है, जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है ना, उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में चेंज किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो सिंपल फिल्टर पेपर है उसको कोलाडियन सॉल्यूशन होता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, और फिर इसमें रख के सॉल्यूशन में इस फिल्टर पेपर को, और फिर उसको फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है, जबकि नाइट्रोसेल्युलोज उन जो पोर साइज है फिल्टर पेपर की उनको छोटा कर देता है, और फिर इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर का डायलाइजर बनाकर और फिर पूरी प्रोसेस वही की जाती है जो ऊपर लिखी हुई है। तो यही लिखा है कि एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर मे बी प्रिपेयर्ड बाय शॉकिंग the filter paper in colloidal solution, means 4% solution of nitrocellulose, alcohol, ether, and hardening by formaldehyde, and then finally dyeing, and bag of ultra filter paper used as a dialyzer। तो ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखो कौन कौन सी मेथड हो गई, डायलाइसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और लास्ट बचती है क्या, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो बच्चों, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर तेजी से घुमा दें, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कि हैवी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल स्टेट सेटल डाउन, ठीक है, बाय यूजिंग हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन हैविंग 700 राउंड पर मिनट। Due to centrifugation, colloidal particles and impurities particles separated to each other। तो इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल हम तेजी से जब हम घुमाएंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटी पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं, और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ की जाती है। तो कुल मिला के ये था कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन और उनका प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर है। बाकी आगे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं डायलाइसिस लिख रहा था, तो ये डायलाइजर लिखा हुआ है बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लेते हैं इस नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू बच्चों।